हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्लेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडियन लूसिड वे। मैं रूपाली गुप्ता यहाँ पर आपको सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग के क्वेश्चन करा रही थी जो कि एसएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया था, तो आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बाकी कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे और उसके पहले जो सेट किए थे आप उसको भी देख सकते हो। अगर आपको वो वीडियो भी अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेट 3 है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन S इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan phi tan इज गिवन tan f इज गिवन बाई। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको गिवन है रैंकाइन, कोलम्स, न्यूटन एंड मोहर्स। तो ये इक्वेशन अभी कल भी हमने जब सेट किया था तो उसमें भी ये इक्वेशन का यूज़ हुआ था। इस पर हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। तो यहाँ पे जो हमारा सी क्या है, ये कोहेसिव सॉइल के लिए जो होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी आपको पता होना चाहिए। तो जो सी की वैल्यू होती है, अगर क्ले की बात करें तो क्ले जो होती है हमारी कोहेसिव नेचर होती है, तो उसके केस में इसकी वैल्यू 1 होगी अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है। और अगर सैंड की बात कर रहे हैं तो सैंड हमारी क्या होती है, कोहेजन लेस होती है, तो इसकी वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जिसने दी थी, जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम क्या है, कोलम्स। तो हेयर राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा क्या है, इसको टोटल स्ट्रेस या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। tan phi क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स आर ऑब्टेन्ड बाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, थिन वॉल्ड सैम्पलर्स, थिक वॉल्ड सैम्पलर्स, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड सैंपल की बात की जा रही है। वैसे भी अनडिस्टर्ब्ड सैंपल प्रैक्टिकली ला पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप साइट पे जाएंगे सैंपल कलेक्ट करने तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो ही जाता है। तो डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हम उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थिन वॉल्ड सैम्पलर्स का यूज़ करते हैं। तो हेयर राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन बाई। अब यहाँ पे रैंकाइन जो थ्योरी थी उन्होंने दिए थे खूब सारे से कोफिशिएंट, जैसे एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर और प्रेशर एट रेस्ट जो सॉइल पे लगता है रिटेनिंग वॉल में। मेनली रिटेनिंग वॉल क्या होती है, कल भी हमने बताया था रिटेनिंग वॉल क्या होती है। जैसे ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, जो सॉइल को रिटेन करने के लिए बनाई जाती है हमारी ब्रिजेज़ में, उसको हम लोग रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, ये हमारा ग्राउंड है। तो इसमें प्रेशर जब ये रेस्ट कंडीशन में रहेगी तो प्रेशर एट रेस्ट हो जाएगा। अगर ये वॉल जो है इधर मूव करेगी अवे फ्रॉम बैकफिल तो ये हमारा एक्टिव हो जाएगा, और अगर ये अब टूवर्ड्स रहेगी हमारी बैकफिल तो ये हमारा पैसिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट की बात की जा रही है, इसके लिए आपको फॉर्मूला ये याद करना है। यहाँ फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं ये होता है μ1 माइनस म्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेयर राइट आंसर विल बी बी। आपको ये याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर लूज सैंड हैविंग एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई इज। अब यहाँ पे एक्टिव अर्थ डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूले अगर आपको पता रहेंगे तो इस क्वेश्चन पे कम टाइम लगेगा। बाकी अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप उस पर टाइम ज़्यादा दे सकते हैं उसको सॉल्व करने में। तो जो वन लाइनर क्वेश्चन है इसके फॉर्मूलेज आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो यहाँ एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात की जा रही है, तो ये कल भी हमने बताया था। एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। एक्टिव के केस में ये याद रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। पैसिव के केस में क्या होता है, यहाँ पे ऊपर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। फॉर्मूले में बस क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, बाकी सब वही रहता है। तो 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। और ये भी बताया था, इसको याद करने का क्या तरीका है, आप पैसिव के केस में पी पॉजिटिव ऐसे यहाँ से याद कर सकते हैं कि इसके साथ में पॉजिटिव रहेगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात की जा रही है, तो हेयर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन में, 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। तो हेयर राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रिटेनिंग वॉल ऑफ ट्रापेजॉइडल सेक्शन हैविंग बेस विद बी रिटेन्स अर्थ एट इट्स बैक फॉर नो टेंशन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है, फॉर नो टेंशन
to be developed at base. The resultant force will intersect at base from central line of the base within b/3, b/4, b/5, b/6. तो यहाँ पे अगर नो टेंशन की कंडीशन में हम लोग जब ट्रापेजॉइडल सेक्शन है तो उसके लिए जो हम लोग लेते हैं वो हमारा सेंटर जो बेस फ्रॉम सेंट्रल लाइन क्या हो जाएगा b/6. ये आपको याद कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हेयर राइट आंसर विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रैंकाइन्स थ्योरी फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस डैट. अब इसकी रैंकाइन्स थ्योरी की बात की जा रही है तो इसके लिए आपको जो इन्होंने अजम्पशंस दिए थे वो सारे याद होने चाहिए. ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे. द रिटेन्ड मटीरियल इज़ होमोजीनियस एंड कोहेजनलेस. ये हमारा ऑप्शन सही है. जो यहाँ पे रिटेन्ड मटीरियल होमोजीनियस और कोहेजनलेस होना चाहिए. कोहेजनलेस मतलब जैसे कि सैंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द रिटेनिंग वॉल एंड द रिटेन्ड मटीरियल इज नेग्लेक्टेड. तो जो यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो डेवलप होगा उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया गया है. जो वॉल है और जो मटीरियल उसमें फिल है. तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है. नेक्स्ट देखते हैं. द फेल्योर ऑफ द रिटेन मटेरियल टेक्स प्लेस अलोंग अ प्लेन कॉल्ड रप्चर प्लेन. तो जिस पे जहाँ पे फेल होगा उसको हम लोग रप्चर प्लेन बोलेंगे. तो ये भी हमारा सही है. तो ऑल ऑप्शन क्या हो गए सही. तो हेयर राइट आंसर क्या हो जाएगा डी. सारे ही ऑप्शन सही हैं. ठीक है. तो इसके सारे ऑप्शन आपको तब पता रहेगा सही है जब आपको इनके अजम्पशंस पता रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर कोहेजनलेस ग्रेनुलर सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाई. अभी ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है. तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन फुल्ली सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटा. ठीक है. फुटिंग क्या है हमारी, रेस्टिंग ऑन फुल्ली सैचुरेटेड क्ले सॉइल पे है स्ट्रेटा. फॉर चेकिंग द इनिशियल स्टेबिलिटी शेयर पैरामीटर आर यूज्ड फ्रॉम. तो यहाँ पे इनिशियल स्टेबिलिटी निकालनी है, उसके लिए जो शेयर पैरामीटर है उसको कैसे निकालेंगे. ऑप्शन देख लेते हैं. कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट. ऑप्शन डी अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट विद पोर प्रेशर मेजरमेंट. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट. ठीक है. जो इनिशियल स्टेबिलिटी निकालते हैं हम लोग सॉइल की फुल्ली सैचुरेटेड क्ले के केस में, उसके लिए हम लोग UU टेस्ट करते हैं. ठीक है. अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट. तो जब ये अनकंसोलिडेटेड है तो यहाँ पे विदाउट पोर प्रेशर मेजरमेंट ये टेस्ट हो जाएगा. तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या है विद पोर प्रेशर मेजरमेंट. तो विद पोर प्रेशर मेजरमेंट नहीं, विदाउट पोर प्रेशर मेजरमेंट ये टेस्ट होगा. ठीक है. UU टेस्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ग्रुपिंग ऑफ पाइल्स विल नॉट रिड्यूस लोड कैरिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ फ्रिक्शन पाइल्स, एंड बेयरिंग पाइल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ पाइल पूछा गया है. विल नॉट रिड्यूस. ठीक है. नॉट रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी. तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन पाइल है, इन बेयरिंग पाइल है, सबसे ही क्या होगी जो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, वो क्या होगी इंक्रीज होगी, रिड्यूस नहीं होगी. ठीक है. तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. For a number of columns constructed in a row, the types of foundation provided is footing, raft, strap, strip. तो ये क्वेश्चन देखिए आपको नाम से ही पता चल गया. जब नंबर ऑफ कॉलम्स एक लाइन से कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे तो जो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन यूज़ करेंगे वो हम लोग राफ्ट फाउंडेशन यूज़ करेंगे. ठीक है. ढेर सारे अगर जहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन का इसको हम लोग मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं. ये भी नाम आप याद रखिएगा, मैट और या फिर राफ्ट. तो इसको हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ की जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही लो है या फिर सॉइल जो है बहुत वीक है, तो वहाँ पे हम लोग राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ करते हैं. और जब हमें हैवी स्ट्रक्चर्स बनाने रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी रहती है, तो उसके लिए भी हम लोग राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ करते हैं. ठीक है. और यहाँ स्ट्रैप में क्या होता है, जो स्ट्रैप फुटिंग होती है इसमें क्या होता है, दो कॉलम्स को हम लोग एक बीम के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं जिससे वो लोड ट्रांसफ़र कर सकें. और जैसे कि ये हमारा होता है, ये हमारी फुटिंग है और एक फुटिंग हमारी यहाँ पे है. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक जो बीम के थ्रू इसको कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है.
तो इसको हम लोग स्ट्रैप बोलते हैं। स्ट्रिप फुटिंग में क्या होता है, जैसे कि हमारे जो घर में जो हम लोग फुटिंग का यूज़ करते हैं वो हम लोग स्ट्रिप फुटिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, वॉल के नीचे डायरेक्ट फुटिंग को प्रोवाइड करते हैं जिस पे पूरा लोड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्ट्रिप फुटिंग में क्या होता है कि जो उसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ ज़्यादा रहती है उसकी बीस से। नेक्स्ट देखते हैं। According to IS 456/1978, the thickness of reinforced concrete footing on pile at its edge is kept less than। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो IS कोड अकॉर्डिंग 456/1917 के अकॉर्डिंग जो थिकनेस होती है RC पाइल की वो हम लोग कितनी लेते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 5, 10, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है कोडल वैल्यू है, इसको आपको याद करनी है। तो इसके लिए आपको जो वैल्यू याद करनी है वो हम बता रहे हैं क्या होगी। अगर फुटिंग ऑन पाइल की बात की जा रही है, फुटिंग ऑन पाइल, तो इसके लिए जो हम लोग वैल्यू लेंगे वो हमारी होगी 300 mm या फिर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये आपको याद करना कोडल वैल्यू है। और यही अगर फुटिंग हमारी सॉइल पे है, फुटिंग ऑन सॉइल, तो सॉइल के केस में हम लोग इस पे कितना लेंगे, 150 mm या फिर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कोडल वैल्यूज़ हैं, ये कोडल वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन में कोई वैल्यू सही नहीं है, इसलिए सारे ही ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेट लोड टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन। अब आपने फाउंडेशन पढ़ा होगा तो प्लेट लोड टेस्ट तो सबको पता होना चाहिए कि प्लेट लोड टेस्ट जो होता है उसको क्या डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो प्लेट लोड टेस्ट होता है उसको हम लोग सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए और सेटलमेंट दोनों ही निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी बी, बोथ ए एंड बी। एंड गाइज, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ना भी अच्छा लग रहा हो तो आप डिसलाइक करिएगा, एटलीस्ट कुछ तो रिस्पॉन्ड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, द रिकमेंडेड साइज ऑफ स्क्वायर बेयरिंग प्लेट used in plate load test is 30-75 सेंटीमीटर with a minimum thickness of। यहाँ पे आपको स्क्वायर फुटिंग का अगर साइज़ दिया है कि 30 से 75 के बीच में है, तो जो मिनिमम थिकनेस होगी वो हम कितनी लेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। 20 mm, 5 mm, 50 mm, नन ऑफ द अबव। तो ये भी वैल्यू आपको याद करनी है। ये कोडल वैल्यू, यहाँ कोड से ये वैल्यू ली गई है, कोडल वैल्यू है कि अगर साइज़ हमारा 30 से 75 सेंटीमीटर के बीच में है तो जो उसकी थिकनेस लेंगे हम लोग प्लेट लोड टेस्ट के लिए, तो थिकनेस जो होगी वो हमारी 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेस दैन 25 mm होनी चाहिए। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्री कास्ट पाइल जनरली यूज्ड इन। ऑप्शन देखते हैं। सर्कुलर, स्क्वायर, ऑक्टागोनल, स्क्वायर विथ कॉर्नर्स सेंटर्ड। तो यहाँ पे क्या है, जो प्री कास्ट पाइल को हम लोग जनरली कहाँ यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जब पाइल कभी भी फाउंडेशन देखा होते हुए तो हमेशा सर्कुलर जो पाइल्स रहती हैं उसको हम लोग प्री कास्ट ही यूज़ कर लेते हैं कि ठीक है। तो यहाँ के आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, क्योंकि इसको जो हमारी सर्कुलर जो पाइल होती है उसको हम लोग चाहे ड्रिवन पाइल की तरह यूज़ करें वहाँ, या फिर उसको हम लोग बोर्ड पाइल में यूज़ करें, दोनों के लिए ही वो सूटेबल रहती है। ड्रिवन पाइल बोर्ड में क्या होता है कि एज ए हमारी कास्ट है, प्री कास्ट पाइल है सर्कुलर पाइल, उसको जाके हमने उसी में जहाँ पे था उसको पहले डग कर लिया, उसी में उसको हम लोग ने इंस्टॉल कर दिया उस पाइल को। ठीक है, और जो हमारी हाँ ड्रिवन होती है, ड्रिवन में क्या करते हैं उसको हम लोग ऊपर से फोर्स लगा के उसको ज़मीन के अंदर पाइल्स को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सैलो फाउंडेशन इज़ डिफाइंड एज अ फाउंडेशन विच। अब सैलो फाउंडेशन की बात की जा रही है। सैलो फाउंडेशन भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। यहाँ पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होगा। हैज़ लो बियरिंग कैपेसिटी, हैज़ अ डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट लेस दैन इट्स विथ, इज़ रेस्टिंग ऑन ग्राउंड सरफेस, कॉजेज लेस सेटलमेंट। तो यहाँ आपको सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन दो कैटेगराइज किया गया। किस बेसिस पे किया गया है, इसको डेप्थ एंड विड्थ के बेसिस पे ही कैटेगराइज किया गया है। तो अगर इसका डेप्थ बाई विड्थ का रेशियो लेस दैन और इक्वल्स टू 1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शैलो फाउंडेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा
बी। और यही अगर डेप्थ बाय विथ का रेशियो ग्रेटर दैन 1 है और या तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डीप फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेट लोड टेस्ट इज़ यूजफुल टू एस्टिमेट। अभी हमने प्लेट लोड टेस्ट की बात की थी कि इसको क्या फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग सैंडी सॉइल, सिल्टी सॉइल, नॉन प्लास्टिक सॉइल, प्लास्टिक क्लेई सॉइल। तो जो लाइम स्टेबलाइजेशन का यूज़ हम लोग करते हैं, इसको हम लोग प्लास्टिक क्लेई सॉइल के लिए करते हैं। तो हेयर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। जब उसको सॉइल में मिक्स करते हैं तो क्लेई सॉइल की, तो ये एक तो वो बहुत अच्छा वर्केबल भी हो जाता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग इसको प्लास्टिक क्लेई सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। और सैंडी सॉइल के केस में इसको लाइम का यूज़ हम लोग कभी भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following has least bearing capacity? Loose gravel, hard rocks, soft rocks, कॉम्पैक्ट ग्रेवल। अब यहाँ पे लीस्ट बेयरिंग कैपेसिटी पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन तो आपको सोच के ही समझ के ही करने वाला है। तो जो हमारा इसके लिए लीस्ट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगा, ऑप्शन आपने देख लिया है। तो इसके लिए हमारा जो लूज ग्रेवल होता है, सबसे कम बेयरिंग कैपेसिटी इसी की होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है। उसके अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए बेयरिंग कैपेसिटी किसकी होगी, तो आपको पता ही है रॉक की बेयरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती, तो हार्ड रॉक की सबसे ज़्यादा होगी। इधर ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, हार्ड रॉक की बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट रॉक। उसके बाद हमारा हो जाएगा कॉम्पैक्ट ग्रेवल, ठीक है। लूज ग्रेवल की सबसे कम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स। अब देखिए नाम से पता चला, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है उसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से उसको हम लोग जहाँ पे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है वहाँ पे उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो बिकॉज ऑफ इट्स लो बेयरिंग कैपेसिटी, कोहेसिव पार्टिकल, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, ब्लैक कलर। तो लो बेयरिंग कैपेसिटी तो इसकी होती है, लेकिन इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है, इसको किस लिए नहीं यूज़ किया जाता है, इसमें जो इसका मेन है इसका स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं फाउंडेशन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड फ्रॉम। तो ये भी आपको नाम से ही फॉर्मूला दिख गया होगा कि जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग रैंकाइन फॉर्मूले से यूज़ करते हैं, ठीक है। रैंकाइन फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकाल देते हैं। तो हेयर राइट आंसर विल बी ए। न्यूटन्स फॉर्मूला होता नहीं है कि जिसके लिए हम लोग डेप्थ निकालें, डी अल्बर्ट्स फॉर्मूला में और गटर फॉर्मूला का भी यूज़ नहीं करते हैं। तो हेयर राइट ऑप्शन ए। अब हम इसका देख लेते हैं फॉर्मूला होता क्या। अगर आपको डेप्थ फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है क्यू। क्यू क्या है हमारा, बेयरिंग कैपेसिटी अपॉन रो इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम लोग उसकी डेप्थ को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रैंकाइन का जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रेन साइज ऑफ द सॉइल, तो ठीक है बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए ग्रेन साइज पे तो डिपेंड करेगा ही सॉइल का। नेक्स्ट क्या है, शेप ऑफ फुटिंग, तो शेप और साइज दोनों पे ही डिपेंड करता है। साइज भी ऑप्शन में गिवन है। शेप और साइज दोनों ही फुटिंग के डिपेंड करेगा कि बेयरिंग कैपेसिटी कैसी है। तो ये सारे फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, जैसे सॉइल का जो हम लोग वहाँ पे जाके सर्वे करते हैं, सॉइल की टेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ सारी ही चीज़ें पता करते हैं किस टाइप की सॉइल है, कितनी बेयरिंग कैपेसिटी है, किस टाइप का फाउंडेशन यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें पता होंगी तभी जाके हम आगे अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कौन कौन से फैक्टर होंगे, ग्रेन साइज, शेप, साइज। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन आर। यहाँ पे पूछा गया है वो कौन से दो क्राइटेरिया हैं बेयरिंग अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी फाउंडेशन के निकालने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। टेंसाइल फेल्योर एंड कंप्रेशन फेल्योर, टेंसाइल फेल्योर एंड सेटलमेंट, बॉन्ड फेल्योर एंड शेयर फेल्योर, एंड लास्ट शेयर फेल्योर एंड सेटलमेंट।
तो यहाँ पे जो हम लोग दो क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं मेनली सॉइल के केस में, जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे टेंसाइल फेल्योर नहीं होता है, मेनली शेयर फेल्योर की बात करते हैं। सॉइल या तो फेल करेगी शेयर की वजह से या फिर सेटलमेंट हो जाएगा उसकी वजह से। तो ये राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, डी, शेयर फेल्योर एंड सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, द proportioning of a footing is more often governed by its bearing capacity। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये सही है, जो प्रोपोर्शनिंग फुटिंग की होती है वो गवर्न बाय बेयरिंग कैपेसिटी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रिक्शन पाइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पाइल्स। हाँ, तो जो फ्रिक्शन पाइल्स होती है उसको हम लोग फ्लोटिंग पाइल्स इसलिए बोलते हैं कि जो फ्रिक्शन पाइल होती है उसके लिए ज़रूरी नहीं हमें हार्ड स्ट्रेटा मिले, तो उसमें जो लोड ट्रांसफ़र होता है थ्रू फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन का मतलब उसके सरफेस जो हमारी जैसे ये पाइल है इसके सरफेस के थ्रू लोड ट्रांसफ़र होगा फ्रिक्शन के थ्रू, बाकी एंड से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एंड में हमें लोड ट्रांसफ़र इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं हार्ड स्ट्रेटा मिले, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको फ्लोटिंग पाइल्स भी बोलते हैं। तो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। गाइज यहाँ पे हमने क्वेश्चन जितने भी सॉइल के लिए थे वो सारे कर लिए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और नेक्स्ट हमने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी कर लिए थे, आप उसको भी देख सकते हैं। और अब से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।